गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार शुक्ला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। अपने इस सब्जेक्ट के पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। याद है ना आपको? J = सिग्मा इंटू ई, यानी करंट डेंसिटी बराबर था कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव। नेक्स्ट था हमारे पास ओम्स लॉ। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ये सारी बातें हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आप जानते हैं रेजिस्टेंस को कई प्रकार से कंबाइंड किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कभी हमें अधिक मात्रा में प्रतिरोध प्राप्त करना होता है, कभी कम मात्रा में प्रतिरोध प्राप्त करना होता है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरीके से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। मुख्यतः प्रतिरोधों का 3 प्रकार से संयोजन किया जाता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम का संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है प्रतिरोधों का समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट यानी तीसरा होता है प्रतिरोधों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यानी कि मिश्रित संयोजन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ एंड टू एंड जोड़ते चले जाते हैं। कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रतिरोध है, ठीक। एक प्रतिरोध का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। अब अगर हमें सीरीज में जोड़ना है तो हम दूसरा प्रतिरोध इसके एक सिरे से आगे ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जितने प्रतिरोध होंगे उनको सीरीज में जोड़ने के लिए एक प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, तो ये सीरीज में आ जाएंगे। इसे कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। यानी किसी एक प्रतिरोध के एक सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ए। इस पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। इस प्रकार जितने रेजिस्टेंस आएंगे सबको आपस में हम जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। बात समझ में आई होगी आई थिंक। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उन सभी के सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। एक है रजिस्टर, एक सेकेंड ज़रा वेट कीजिए। हाँ, मान लीजिए एक प्रतिरोध है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, दूसरा प्रतिरोध है कुछ इस प्रकार से, तीसरा प्रतिरोध है कुछ इस प्रकार से। अगर इनको हमें प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रतिरोध के एक सिरों को एक साथ जोड़ देंगे और एक टर्मिनल बना देंगे। इसी प्रकार इनके दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ के एक टर्मिनल बना देंगे। अभी हमारे तीनों प्रतिरोध 1, 2 और 3 किस में आ जाएंगे, समांतर संयोजन में आ जाएंगे, ठीक है। और मिश्रित संयोजन आप समझ ही गए होंगे, अर्थात दोनों का मिक्सचर होगा। उसमें रेजिस्टेंस सीरीज में भी जोड़े जाएंगे और समांतर क्रम यानी पैरेलल में भी जोड़े जाएंगे। कुछ इस प्रकार से अगर हमारे पास मान लो 3 प्रतिरोध हैं तो मिक्स में हम ऐसे जोड़ सकते हैं। एक प्रतिरोध, 1 मिनट, ठीक। इस प्रकार से मान लो एक प्रतिरोध हमारा ये रहा, इसके साथ हमें 2 और प्रतिरोध को समांतर संयोजन में जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया क्योंकि इन दोनों के सिरे एक साथ जोड़ दिए गए, और तीसरे प्रतिरोध को इन दोनों के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया।
यानी इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस के साथ इस पहले वाले रेजिस्टेंस को हमने किस में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ दिया। तो इस रेजिस्टेंस के इस प्रकार के संयोजन को मिश्रित यानी कि मिक्स्ड या कंबाइंड संयोजन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस टोटल 3 प्रकार के हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखना इन संयोजनों पर यानी इन कॉम्बिनेशंस पर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करना होता है। अब हम देखेंगे हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान होता क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो याद रखिए, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा तो समान होती है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जब प्रतिरोधों को हम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ठीक है, तो उनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा यानी रेजिस्टेंस क्या होगी, करंट क्या होगा, करंट तो सेम होगा। ठीक है, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम while the potential difference across each resistance will be different। यानी उनके बीच अलग अलग प्रतिरोधों के बीच जो विभव होगा वो अलग अलग होगा पर धारा सेम जाएगी। कैसे, कुछ इस प्रकार से, ज़रा देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हैं और हमने इनको सीरीज में जोड़ रखा है। ठीक है, एक प्रतिरोध का टर्मिनल ये पॉइंट है, दूसरे का टर्मिनल ये पॉइंट है, तीसरे का टर्मिनल ये पॉइंट है और इन सबको एक कॉमन बैटरी सिस्टम से हमने जोड़ रखा है। यहाँ ये हमारी बैटरी लगी है, ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट हो गया। तो करंट इस सिरे से चलना शुरू करेगी, आई करंट। ठीक है, तो आई जो अभी R1 में आ रही है यही आगे बढ़ेगी, सेम आई, और कहाँ पहुँच जाएगी, R2 में। यही आई कहाँ पहुँच जाएगी, R3 में। यानी जब हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है तो एक ही करंट तीनों रेजिस्टेंस में जा रही है। क्या समझ में आया कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड करते हैं, ऐड करते हैं, तो सेम करंट सारे के सारे रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। ठीक है, लेकिन इन रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल्स हमने बनाए थे, एक टर्मिनल तो ये था, दूसरा ये था, इनके बीच मान लेते हैं, एक सेकंड ज़रा, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये रहा रेजिस्टेंस, इसमें पहला टर्मिनल हमने ये कहा, दूसरा टर्मिनल ये। टर्मिनल वो होते हैं जहाँ 2 रेजिस्टेंस आपस में जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, और तीसरा टर्मिनल हमारा 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस, ध्यान रहे। तो हमारा अब ये जो पहला रेजिस्टेंस हो गया, इनके 2 टर्मिनल के बीच मान लो विभवांतर V1 है, यहाँ विभवांतर V2 है, यहाँ विभवांतर V3 है। क्योंकि इनका जो टर्मिनल पॉइंट्स है वो अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए इनके विभव भी क्या आ जाएंगे, अलग अलग। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट तो सबके थ्रू सेम बहती है, सेम करंट फ्लो होती है। मान लो अगर करंट आई फ्लो हो रही है 3 रेजिस्टेंस के थ्रू, तो तीनों रेजिस्टेंस में करंट आई जाएगा। लेकिन अगर उनका विभवांतर देखें तो तीनों का विभवांतर अलग होगा। रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस विभवांतर V1 होगा, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस विभवांतर V2 होगा और रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस विभवांतर V3 होगा। बात समझ में आई? और ये जो टोटल विभवांतर होंगे V1, V2, V3, ये जो हमारी सर्किट की मेन पावर सप्लाई है यानी बैटरी, उसके विभवांतर के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है यानी V1, V2, V3, इनका एल्जेब्रिक सम उस पूरे सर्किट में जो पावर सप्लाई है उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी ये जो V1, V2, V3 आए हैं इनका सम होगा जो V1 + V2 + V3, ये किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ज़रा एक बार फिर से देखते हैं हम आगे। अब मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं
R1, R2, R3 and current and voltage corresponding to these resistances are I1, V1, I2, V2, I3, V3. If these resistances are combined in series then, अब इसमें कहा गया कि मान लो 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 और उनके करस्पॉन्डिंग यानी उनके अक्रॉस जो करंट बह रही है वो I1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, जो R2 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट I2 है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है R3 उसके अक्रॉस जो करंट है वो I3 है और पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। अब यहाँ आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि अभी तो आपने कहा कि जब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो सबके अक्रॉस समान करंट बहेगी। बिल्कुल सबके अक्रॉस समान करंट ही बहेगी। तो फिर यहाँ I1, I2, I3 का क्या मतलब है? I1, I2, I3 सिर्फ इसलिए लिखा गया है रेजिस्टेंस को अलग अलग दिखाने के लिए। बाकी जो करंट आएगा उसमें इन तीनों में ही वहाँ एक ही समान करंट होगी, वो होगी I के बराबर। तो करंट हो जाएगी I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I। यहाँ हमने I1 सिर्फ इसको रेजिस्टेंस R1 को प्रदर्शित करने के लिए लिखा है, इसी प्रकार I2 रेजिस्टेंस R2 को प्रदर्शित करने के लिए और I3 रेजिस्टेंस R3 को प्रदर्शित करने के लिए लिखा है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ज़रा एक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक। अब हमने आपसे कहा था हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 और इनका हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है। तो हमने कहा था इन सब के थ्रू हमारे पास एक सेम करंट फ्लो होगी। तो ये हमारी करंट I जा रही है, यही I हमारी इस R1 के पास जब पहुंची तो हमने इसे I1 कह दिया, और यही I जब हमारे R2 के पास पहुंची तो हमने I2 कह दिया, और जब सेम करंट I इस R3 के पास पहुंची तो इसे हमने I3 कह दिया। केवल नाम अलग अलग कर दिए, R1 के कारण इसे I1, R2 के कारण इसे I2, R3 के कारण इसे I3, लेकिन इनकी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कितना है वो तो I ही है ना। तो हमारे पास आ जाएगा I बराबर क्या चीज़, I1 बराबर I2 बराबर I3, ठीक। हमने आपसे कहा था लेकिन इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है दैट इज़ V1, V2, V3, इनका सम जो होगा वो इस पावर सप्लाई के पोटेंशियल के बराबर होगा। और हमने यहाँ माना है कि यहाँ जो पावर सप्लाई हमारी बैटरी या सेल लगा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 होंगे किसके बराबर हो जाएंगे, इस V के बराबर हो जाएंगे। तो यहीं हमने लिखा कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ओम के नियम से आप जानते हैं कि जो V होता है किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो V के स्थान पर IR, V1 की जगह I1, R1, I2, R2, I3, R3। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, अब हमारे पास इसको देख लेते हैं। हमने कहा था I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I है, तो यहाँ से हमने I कॉमन ले लिया, तो I से I कैंसिल हो गया, बचा क्या, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो R आया है यही क्या है, R इक्विवेलेंट। अर्थात अगर हम 3 रजिस्टेंसेस R1, R2, R3 को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो उन सबका जो कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा R इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट और इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ध्यान दें, यहाँ हमने केवल 3 प्रतिरोधों के लिए देखा था। अगर मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ प्रतिरोध हों यानी 3 से ज़्यादा हों तो क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे आपने 3 को जोड़ा वैसे आगे जोड़ते चले जाओ। जैसे मान लो 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, आगे 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे जोड़ते चले जाओ और सब के लिए हमारे पास V1, V2, V3 आ जाएंगे। तो V बराबर लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn, ठीक है। V के लिए सबके लिए IR, तो V1 के लिए I1 R1, V2 के लिए I2 R2। और आप जानते हैं I की वैल्यू क्या होगी, सबके लिए सेम होगी, चाहे वो I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3, चाहे IN तक। तो इनको सबको I कॉमन ले लेंगे, दोनों सेक्शन से I कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा N रेजिस्टेंस के लिए वो आ जाएगा R इक्वल्स टू या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस डॉट 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 आर एन। इस प्रकार से हमारे पास अगर n रजिस्टेंस हैं और ये सीरीज में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट प्रतिरोध हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात सीरीज के लिए हो गई। अब ध्यान से क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है इसमें। एक तो सीधे सीधे आपसे कहा जाए कि हमारे पास n रजिस्टेंस हैं और उनकी वैल्यू बता दिया जाए R1 R2 Rn और वो सीरीज क्रम में लगाए गए हैं तो उनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बिल्कुल सेम आपको यही करना है, लिखना है मान लिया हमारे पास n प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, उनको सीरीज क्रम में जोड़ा गया है। तो जैसे आपने ऊपर किया ऐसे सीरीज क्रम में जोड़ देंगे। फिर उसमें जो जो वैल्यू हमने दिखाया आप भी ऐसे दिखा देंगे। R1 के करस्पॉन्डिंग I1 R1, R2 के करस्पॉन्डिंग R2 I2, इसी प्रकार Rn के करस्पॉन्डिंग IN Rn और R1 के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो V1, R2 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल V2 और Rn के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो Vn। और हमने कहा था इन सबका जो टोटल का पोटेंशियल होगा वो जो पावर सप्लाई का पोटेंशियल है उसके बराबर हो जाएगा। और पावर सप्लाई का पोटेंशियल अगर V आपने माना है तो हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। अब जहाँ VB है वहाँ क्या कर देंगे, IR कर देंगे, क्योंकि ओम के नियम से आपको पता है कि V इक्वल्स टू IR। तो आपको क्या मिल जाएगा, IR इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 डॉट 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 प्लस IN Rn। हमने कहा था अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सारे प्रतिरोधों के बीच सेम करंट यानी करंट आई फ्लो होगी। तो I1 बराबर I2 बराबर IN बराबर क्या हो जाएगा, करंट आई हो जाएगा। दोनों तरफ से I कॉमन लेकर के आप क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा वो हो जाएगा R इक्वल्स टू या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन भी पा सकते हैं और अगर सारे रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं तो आप इससे उनका न्यूमेरिकल फार्मूला यानी न्यूमेरिकल भी उनसे कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों काम इससे हो जाने चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास अगर रेजिस्टेंस को हम किस में ऐड कर दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अभी आपसे कहा था कि इसमें प्रतिरोधों के जितने प्रतिरोध हैं जो जिनको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं उन सारे प्रतिरोधों के एक सिरों को एक साथ और दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा था आपके हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, ठीक, और इनको हमने पैरेलल जोड़ना है। तो इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ जोड़ के एक टर्मिनल बना देंगे और दूसरे सिरों को जोड़कर दूसरा टर्मिनल बना देंगे। तो ये आपस में किस में आ जाएंगे, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और इनको एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट इधर आएगी। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में जितने ही प्रतिरोध हैं इन सब के लिए हमारे पास कॉमन टर्मिनल मिल जा रहा है। ठीक है, मान लो इसे 1 कहा, इसे 2 कहा, तो तीनों ही प्रतिरोध 1, 2 और 3 ये तीनों ही हमारे इन दो टर्मिनल्स 1 और 2 के ही एक क्रॉस जुड़े हैं और इन दोनों के बीच अगर पोटेंशियल V है तो यही पोटेंशियल V हमारा 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा और 3 के लिए भी होगा। तो इसमें ये बात समझ में आई कि अगर हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इन प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सभी के लिए सेम होगा। जैसे आपने यहाँ देखा सेम क्यों, क्योंकि जितने प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं उन सब के लिए टर्मिनल कॉमन है, अर्थात सारे के सारे प्रतिरोध एक कॉमन टर्मिनल के अक्रॉस जुड़े हैं, इसलिए उनके बीच जो कॉमन टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही बाकी प्रतिरोधों के अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर करंट की बात करें तो करंट कैसा होगा, जरा एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। करंट के लिए तो हमने कहा था मान लीजिए हमारे पास ये प्रतिरोध हैं 3, ठीक है, और इनको हमने कैसे जोड़ रखा है, पैरेलल। ये हमारे टर्मिनल हैं और इसे हमने पावर सप्लाई से जोड़ रखा। हमने कहा ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। इधर से हमारा करंट इधर आना है आई। तो अब जब करंट आई यहाँ टर्मिनल पर पहुँचेगी, फिर आगे जब यहाँ पहुँचेगी तो इसे जाने के लिए 3 रास्ते मिल जाएंगे। कुछ करंट तो इस I1 के R1 के अक्रॉस आ जाएगी, कुछ करंट हमारी इस रेजिस्टेंस 2 यानी R2 के अक्रॉस आएगी और कुछ करंट हमारी इस रेजिस्टेंस 3 R3 के अक्रॉस आएगी। तो अब तीनों के अक्रॉस सेम करंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं। याद रखना, अगर तीनों रेजिस्टेंस अलग हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू अलग है तो भी करंट अलग होगा।
मान लो प्रतिरोध की वैल्यू सेम हो और मटेरियल अलग हो तो क्या करंट सेम आएगी? नहीं, तब भी सेम नहीं आएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रहेगा। तो जब हमारे प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा और हमेशा सेम होता है और करंट इनके बीच हमेशा हमेशा बढ़ जाती है। यानी जो R1 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट I1 चली जाएगी, जो R2 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट R2 चली जाएगी, I2 चली जाएगी, और जो R3 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट I3 चली जाएगी। लेकिन ये जो तीनों करंट गई है I1, I2, I3, अभी जो यहाँ I आ रही थी वही तो बटी है। I करंट ही किस में बढ़ गई? I1 में, जब वो R1 के अक्रॉस पहुँची, I2 में जब ये R2 के अक्रॉस पहुँची, और I3 में जब ये R3 के अक्रॉस पहुँची। तो इन तीनों ही करंट्स यानी I1, I2, I3 की टोटल वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी? इस करंट I के बराबर होगी। जैसे वहाँ हमारा पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो रहा था, कब? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस था किसके बराबर था? इस जो पावर सप्लाई है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था। उसी प्रकार हमारे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट है I1, I2, I3 एट्सेट्रा, इन सब का सम किसके बराबर होगा? जो पावर सप्लाई से हमें करंट आ रही है I, इसके सम के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा इसके आगे। ठीक है, वही बात यहाँ पर हमने कहा, मान लिया हमारे पास तीन रजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, और तीनों ही किस में जोड़े हैं? समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमने क्या कहा था? इन प्रतिरोधों के एक सिरों को एक साथ और दूसरे सिरों को दूसरे साथ जोड़ देते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? समांतर क्रम में आएंगे। अब मान लीजिए हमारा इस पूरा संयोजन को पावर सप्लाई से जोड़ दिया, जैसे करंट I फ्लो हो रही है, तो करंट I जब हमारी यहाँ पहुँचेगी तो आगे जाने के लिए उसे तीन रास्ता, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये आ जाएगा। यहाँ चूँकि R1 प्रतिरोध लगा है तो इसके थ्रू जो करंट बहेगी उसे हम I1 कह देंगे। जो हमारा प्रतिरोध R2 है इसके अक्रॉस जो करंट आएगा इसे हम I2 कह देंगे, और जो प्रतिरोध हमारा R3 है इसके अक्रॉस जो करंट आएगी उसे हम I3 कह देंगे। लेकिन ये जो I1, I2, I3 है वो टोटल किसके बराबर है? इस I के ही बराबर तो है, तो हम लिख देंगे I = I1 + I2 + I3। अब यहाँ भी ओम का नियम हमें अप्लाई कर देना है। ओम के नियम के अनुसार क्या था? हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V = IR, तो I = क्या आ जाएगा? V/R। तो यहाँ लिख देंगे I के स्थान पर V/R, I1 की जगह V1/R1, I2 की जगह V2/R2, I3 की जगह V3/R3। हमने कहा था अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो वो दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जुड़ते हैं और उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। अब यहाँ देखो R1, R2, R3 तीनों ही इन दो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जुड़े हैं, ठीक है, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R1, R2, R3 के अक्रॉस होगा। तो और ये टोटल किसके बराबर है? इस पावर सप्लाई के बराबर है। तो हमारे पास जो V हैं वो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर हो जाएंगे किसके? V के। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1/R = 1/R इक्विवेलेंट। इसी को क्या कह देंगे? R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो एक्सप्रेशन मिला है ये तब मिला है जब हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। याद रहे जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे सारे प्रतिरोधों का जो इक्विवेलेंट प्राप्त होता है वो कैसे मिलता है? एक रेखा में, यानी R1 बराबर R1 + R2 + R3। और जब समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 1/, करके मिलता है 1/R इक्विवेलेंट। और ये कैसे आता है अभी आपने देखा, क्योंकि इसमें I की वैल्यू अलग अलग होती है और हम I = I1 + I2 + I3 करते हैं। I की वैल्यू हम ओम के नियम के अनुसार V/R लिखते हैं, तो हमारा जो प्रतिरोध का इक्विवेलेंट आएगा वो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके मिलेगा। इसी प्रकार इसमें भी अगर n प्रतिरोध है, मान लो इसका हमें एक्सप्रेशन दिखाना है, एग्जाम में पूछा गया कि n प्रतिरोध हैं और सबको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है, तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा सवाल पूछ लिया मान लो। ठीक है कि हमारे पास n प्रतिरोध है और उसको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है,
तो इन प्रतिरोधों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी एक समतुल्य प्रतिरोध की व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपने जहाँ अभी 3 लिखा था वहाँ आगे ऊपर नीचे ऐसे करते हुए n तक कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से जरा दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड। ये रहा मान लो, पहला हमारा, दूसरा हमारा, तीसरा हमारा, चौथा हमारा, पाँचवा, nवां। इन सब को एक साथ ऐसे जोड़ लेंगे। बाकी सारा का सारा काम बिल्कुल समान है जैसे 3 के लिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/rn डॉट 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 1/rn। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, जब हमारे प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता है। और जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मिश्रित संयोजन, उसमें कोई अलग से बात नहीं है, इन्हीं दोनों का उपयोग करना है। अर्थात जो प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे उनके लिए श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा देंगे, और जो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े होंगे उनके लिए समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। अब हमारे पास एक सवाल है आपके लिए, क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, याद रखना इस क्वेश्चन को आप अपने ये रूम पे या घर पे जहाँ पर भी हैं, वीडियो समाप्त करने के बाद एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम देखते हैं करंट कैसे फ्लो हो रही है, कैसे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग अपने आप को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट। नीचे हमें कोई सर्किट दी गई है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को प्राप्त करना है, ठीक है। ये रही हमारी सर्किट नीचे दी हुई है। सर्किट आपने अच्छे से देख लिया होगा, एक बार ज़रा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर्किट हमसे कह रही है हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिनके द्वारा हमने एक नेटवर्क बनाया है, उसमें कुछ सीरीज में है, कुछ समांतर में है, और हमारा कार्य है इन सारे रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकाल लेना कि पूरे सर्किट का एक समतुल्य प्रतिरोध कितना है जो हमारे करंट फ्लो को बैरियर उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए अभी अभी मैंने कहा, अगर सारे प्रतिरोध या जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं उन सारे प्रतिरोधों से होकर के एक ही करंट फ्लो करेगी, यानी करंट उनके बीच बटेगी नहीं, ठीक। और जो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं उन सारे प्रतिरोधों के बीच करंट हमारी क्या होगी, बट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जिस प्रकार से हमने यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, आप लोग भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे उनके साथ पैरेलल वाला फार्मूला लगा दिया जाएगा, और जो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे उनके साथ सीरीज वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हमारा ये पावर सिस्टम दिया है और करंट हमेशा जो प्लस वाला साइन है उसके साइड से फ्लो करता है। मान लिया करंट आई चल रही है इधर से, तो जब पहले रेजिस्टेंस के थ्रू आएगी तो यही करंट आई हमारी आ जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। और कहाँ तक, जब हमारा करंट आई इस टर्मिनल पर पहुँचेगी, यहाँ वाले पर, तो अब इसके पास 3 रास्ते हैं। कुछ करंट तो इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी और कुछ करंट इधर आएगी। मान लेते हैं आई करंट यहाँ पर पहुँच के I1 में बदल गई, जो इस R2 वाले शाखा से होके आ रही है और ऐसे आ जाएगी। तो ये जो I1 करंट है, यही I1 करंट R2 में भी आएगी, और ध्यान से देखो आगे इसे बटने का कोई रास्ता नहीं, R3 में भी आ जाएगी। तो जो R2 और R3 हैं ये आपस में सीरीज में जुड़े होंगे। यहाँ हम इन दोनों के लिए सीरीज वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और सीरीज वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये दोनों का एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, वो आपस में एक साथ जुड़ जाएगा। और यही कुछ करंट जो यहाँ से I1 चली गई थी, बाकी बची कुछ करंट I2 के रूप में इस R4 वाले ब्रांच से इधर आ जाएगी और इधर आगे बढ़ जाएगी, और कुछ करंट I3 के रूप में इस R4 वाले ब्रांच से आकर के इधर आगे निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में हो सकता है ये भी बात है
कि जो हमारी करंट I2 R4 के थ्रू आई थी ये इधर क्यों नहीं गई। याद रखना करंट रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि करंट हमारी किधर चल रही है, इस डायरेक्शन से चल रही है, तो इसी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अब यहाँ अगर इधर जाती है करंट तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता, करंट उधर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगी, याद रखना। ठीक है, करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी, इधर। बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है हमें, एक सेकंड। अभी हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है R2 और R3 ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि इनके थ्रू एक ही करंट है कि I1 आ रही है। तो हम इनके लिए क्या लगा लेंगे, सीरीज वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला बात देखो, R2 R3, यही सारी बातें हमने इसमें लिख के बता दिया है, जो भी आपसे कहा यहाँ देख लेना। तो R2 और R3 के लिए जब इक्विवेलेंट लगाएंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R2 + R3, दोनों सीरीज में हैं क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है, तो इनका इक्विवेलेंट निकल के आया 300 ओम। अब ये जो 300 ओम है ये इनको रिप्लेस कर देगा। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इन दोनों की जगह एक सिंगल कॉमन रेजिस्टेंस हमने जोड़ देंगे जो है 300 mm का, तो 300 ओम का 300 ओम और R4 R5 आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास लिखा है, अब R इक्विवेलेंट जो R2 और R3 से आया है प्लस R4 + R5 में अलग अलग धारा अर्थात I1 I2 I3 बह रही है, तो ये आपस में किस में होंगे, समांतर में होंगे। और जब ये समांतर में होंगे तो इसमें समांतर का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से इन तीनों का इक्विवेलेंट हमें 1/R इक्विवेलेंट, 1 क्यों, क्योंकि समांतर में है, R इक्विवेलेंट डैश क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट हमने पहले लिख दिया है, इनको डैश लगा करके डिफरेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 600/7। ठीक है, उसके बाद अब परिपथ कुछ हमारा इस प्रकार बन चुका होगा, R1 और वो जो 4 लगे थे उनका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट डैश और ये R4। अब इनको देखो आपस में ज़रा, एक ही करंट R1 में जाएगी, वही करंट R इक्विवेलेंट डैश में आएगी और वही करंट R6 में आ जाएगी। तो अब R1 R इक्विवेलेंट डैश और R6 तीनों ही हमारे किस में आ जाएंगे, तीनों ही सीरीज में आ चुके होंगे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सीरीज का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू R इक्विवेलेंट डबल डैश क्यों, क्योंकि हमारे पास R इक्विवेलेंट हो चुका है। ठीक है, एक सेकेंड, R इक्विवेलेंट हो चुका, R इक्विवेलेंट डैश हो चुका। अब इसे अलग दिखाने के लिए R इक्विवेलेंट डबल डैश कर दिया, तो ये हो जाएगा R1 + R इक्विवेलेंट डैश + R6, सबकी वैल्यू रखा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गया R इक्विवेलेंट डबल डैश बराबर 335.71। ठीक है, ये इसे हमने इंटीजर में मान लेंगे, यानी जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध आ रहा होगा पूरे सर्किट का वो है 336 ओम, यानी पूरे सर्किट का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 336 ओम। ठीक है, और इस प्रकार से हम नया जो सर्किट बना लेंगे, ठीक है, वो इस प्रकार बन जाएगा। ये हमारा पावर सप्लाई था, इससे करंट आई चल रही है और टोटल प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट डबल डैश। ठीक है, अब याद रखना यदि वोल्टेज V की वैल्यू पता हो तो ओम के नियम के अनुसार I का भी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस V की वैल्यू हमें दिया होता कुछ, R इक्विवेलेंट हमने निकाल ही लिया था, तो I की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी कि नहीं। इस I को हम V = IR फार्मूला लगा करके प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि B की वैल्यू 60 वोल्ट हो तो I क्या हो जाएगी, 60/336। 336 क्या है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो हमें जो करंट मिलेगी वो हो जाएगा 0.1785 एम्पियर, ये आ जाएगी हमारे करंट की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप जैसे हमने बताया इस करंट का फ्लो करा दीजिए पूरे सर्किट में। जिन प्रतिरोधों के एक्रॉस एक सेम करंट बह रही है, सीधी सी बात है वो सीरीज में होंगे, और जिन जिन प्रतिरोधों के बीच करंट हमारी बंट रही है, यानी I1 I2 I3 इस रूप में चल रही है, वो सब समांतर में होंगे। सीरीज वालों के लिए सीरीज का फार्मूला और समांतर वालों के लिए समांतर का फार्मूला लगा दीजिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, तो ये बहुत आसान सा हो जाएगा।
उसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास और है, हम जल्दी से उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे इन दोनों क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको इसके बाद खुद से करना है, ठीक है, समझ करके। पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एक सर्किट दी गई है, ठीक है, और इसके थ्रू हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इनसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, ठीक। तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, हमारा जो सिस्टम है इस सर्किट में, यहाँ इस पावर सप्लाई से आई करंट ऊपर चल रही है, यही आई करंट हमारे 2 ओम रेजिस्टेंस यानी R1 में आई होगी, यहाँ पर आई पहुँची, और जब इस पॉइंट पर पहुँची होगी तो इसके पास 2 रास्ते हो गए, एक तो इधर आना और एक आगे चले जाना, ठीक है, R3 वाले में और एक R2 वाले में। और मान लिया हमने R3 वाले ब्रांच में करंट I1 चली गई और R2 वाले ब्रांच में करंट I2 आ गई। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि किधर I1 माने किधर I2 माने, जिधर आपकी इच्छा करे उधर I1 मान लेना, जिधर इच्छा करे उधर I2 मान लेना। अब ये जो I1 करंट है ये जब इस पॉइंट पर पहुँची होगी तो फिर इसके लिए टेंशन आ गई होगी, कुछ करंट इधर चली गई होगी कुछ इधर, क्योंकि 2 रास्ते हैं हमारे पास। ऐसे मान लीजिए ये पानी का एक पाइप है जो आगे 2 पाइपों से जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है कुछ पानी इस पाइप में चला जाएगा, कुछ इस पाइप में चला जाएगा, ठीक है। और जो पानी इस वाले पाइप में आया वही आगे इसके आगे जो नेक्स्ट पाइप लगा उसमें आ जाएगा, यानी सेम पाइप में आ जाएगा सेम पानी। तो ये जो हमारे 2 प्रतिरोध हैं R5 और R6, ये आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो इन दोनों के लिए हम सीरीज का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लिखा गया R5 R6 सीरीज में होंगे, समझ में आया क्यों, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 + 1 2 ओम, ये इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो R4 वाला है, R4 कहाँ पर है, ये R4 और इनका जो इक्विवेलेंट है ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो और पैरेलल में क्यों आएंगे, क्योंकि ध्यान रहे इसमें हमारी करंट कौन सी आ रही है, इसमें I1 आ रही है, सॉरी I4 आ रही है, और इसमें ये जो R इक्विवेलेंट आई इसमें I3 आ रही है। तो I4 I3 दोनों अलग अलग करंट हैं, इसलिए दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, समांतर में आ जाएंगे, और इनका इक्विवेलेंट हमें 1 ओम आ गया। उसके बाद हमारे पास ये क्या मिला था, R इक्विवेलेंट डैश, और जो हमारा ये नेक्स्ट आ जाएगा R3, कहाँ गया R3 और R इक्विवेलेंट डबल डैश किस में आ जाएंगे दोबारा, सीरीज में, या R इक्विवेलेंट डैश और R3। याद रखिए आप सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते चलिए ताकि आपका क्वेश्चंस आसान होता जाए। जैसे हमने अभी उन दोनों प्रतिरोधों को इनको हटा करके क्या बना दिया, R इक्विवेलेंट 3, ठीक। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट होगा R इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश और R2, अभी आपस में किस में आ जाएंगे, समांतर में। R2 कहाँ गया हमारा, ये रहा R2 और R इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश, ये आपस में समांतर आ जाएंगे। इन दोनों जब समांतरों को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इस R1 के साथ सीरीज में आ जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा होगा, ये रहा कि R इक्विवेलेंट ट्रिपल और R2 समांतर में होंगे। इनको हमने जो सॉल्व किया तो R इक्विवेलेंट 4 और ये R इक्विवेलेंट 4 और R1 अभी जो बताया R1, उनको सॉल्व करने पर जो मिला R इक्विवेलेंट 4 आपस में सीरीज में होंगे। कुछ इस प्रकार से R1 R इक्विवेलेंट 4, इन दोनों में सीरीज का फार्मूला लगा देंगे, और सीरीज का फार्मूला लगाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था, जो वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4 ओम, ठीक है। अब यदि हमें आगे वोल्टेज की वैल्यू दे दी जाए तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस देखा और 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, समझा है। इसी के आधार पर बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग बुक से देखना, सॉल्व करना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अटेंडेंस लगाना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अटेंडेंस में क्या, सबसे पहले नाम, फिर स्लैश रोल नंबर, फिर स्लैश सेमेस्टर, 3 बातें फिर से सुन लीजिए, नाम स्लैश रोल नंबर स्लैश सेमेस्टर। रोल नंबर कौन सा होगा, बोर्ड वाला रोल नंबर, अर्थात जो BT जो एग्ज़ाम में लिखते हैं आप वो वाला रोल नंबर लिख देना, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।